हेलो दोस्तों। तो आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी। कल हमने जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित नोट्स और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, जो मुख्यतः 30 प्रश्न हमने कर लिए थे। अब इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे हम। तो जो अनुच्छेद सॉरी जो प्रश्न 30 एक सेकंड 30 तक हमने ये वाला कर लिया था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो हमने बताया था कि आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा ऐसा जरूरी नहीं है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, नहीं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और देश का नागरिक हो। तो 3 कारण होने चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो वाक्य के संविधान के अनुच्छेद 58 एक में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अहर्ता नहीं। अब हम आगे के जो प्रश्न है उन्हें देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही नागरिक हो। अगर वो देशीकरण द्वारा और जन्म किसी से भी अगर नागरिक होता है तो उसे राष्ट्रपति चुने जाने में राष्ट्रपति की योग्यता वो धारण करता है। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो यह आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कम से कम उसकी जो आयु है 35 वर्ष तक होना चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो संसद है उसकी जगह पे लोकसभा होना चाहिए, यानी उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए या रखनी चाहिए। तो इस तरह केवल बी यानी केवल 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 एक के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 3 कंडीशन है। पहला, तो वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और जो तीसरी कंडीशन है वो है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि नागरिकता उसने किस तरीके से प्राप्त की, बस इतना बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद यानी राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं, बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। एक सांसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु तो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। पहला है कि चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो जब वो चुनाव जीत जाएगा तो शपथ ग्रहण करेगा, उससे पहले उसे किसी अन्य पद से इस्तीफा देना होगा। दूसरा है कि अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो ये भी प्रावधान नहीं है, जो कह रहा है कि 6 माह तक यानी निर्वाचित होने के बाद
नहीं, निर्वाचित होने के तुरंत बाद जब वो पद ग्रहण करता है तब उसे अन्य सदस्यता त्यागनी होगी। चौथा कि एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर सांसद चुनाव लड़ सकता है तो फिर विधानसभा का सदस्य क्यों नहीं लड़ सकता, यानी ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो मुख्यतः जो आंसर है कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद जो 59(1) है के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है, अतः यह अभीष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है या पात्र होता है। तो हमने बताया था कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रावधान है उसमें ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। इसके विपरीत भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, बस उसे सपोर्ट होना चाहिए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। तो जो अनुच्छेद 57 है वो पुनर्निर्वाचन के लिए जो योग्यता है उन्हें बताता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो कभी सीधा प्रश्न भी पूछ लेता है। तो जो अनुच्छेद 52 गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 52 है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। जो अनुच्छेद 55 है वो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है क्या होगी। तो अनुच्छेद 54 निर्वाचन की बात, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करता है। और जो अनुच्छेद 57 है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है। तो इस तरह अगर आप होलिस्टिक रूप में देखते हैं तो आने वाले जो अदर क्वेश्चन है वो भी आपसे अच्छी तरह सॉल्व होंगे। अगला जो प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो हमने देखा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन सी। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) या 71 जरूर ध्यान रखेंगे आप। तो अनुच्छेद जो 71 कहता है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हैं उनकी सुनवाई के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया जो निश्चय का मतलब है कि जो डिसीजन होगा वो अंतिम होगा और मान्य भी होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो कब तक पद पर रहेगा। तो वो पद पर अपने पद ग्रहण के दिन से, तो उसकी जो
अवधि अब काउंट होती है जब वो अपने पद को ग्रहण करता है, न कि चुनाव के समय से। तो अनुच्छेद जो 56(1) है, जो कार्यकाल की बात करता है, के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो अनुच्छेद जो 56 है वो पद की बात करता है, कार्यकाल की बात करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। यानी भारत में एक चेक और बैलेंस की स्थिति अपनाई गई है। तो अनुच्छेद जो 56(1) के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। तो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार 1(a) यानी 1 जो ए है वो त्यागपत्र की बात करता है, और 2 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचना देता है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो अभी हमने देखा था कि ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो कितना 56(1) के अनुसार यह त्यागपत्र देता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पहला हमने देखा था कि त्यागपत्र खुद ही वही व्यक्ति देता है, जबकि पद से हटा कौन सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये ऑप्शन गलत है। लोकसभा के द्वारा, तो खाली लोकसभा के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो यह भी गलत है। संसद द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है, और संसद कैसे हटाएगी तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद जो 56 है का जो खंड 1 है का उपखंड जो बी है के अनुसार संविधान का अतिक्रमण। तो ध्यान रखना, जो हटाए जाने का आधार है वो रहेगा संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित, यानी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 1 तो 56 है और एक है अनुच्छेद 61। तो जो 56 है वो बताता है कि अतिक्रमण कैसे करेगा, और जो प्रक्रिया है महाभियोग की वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत के यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अभी हमने देखा था अनुच्छेद 61 के द्वारा, और जो आधार है वो 56 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा। तो ये जरूर ध्यान रखिए आप कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही लागू होती है। महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। वही जो दूसरे शब्दों में कह रहा है कि वो जो महाभियोग की प्रक्रिया है
तो महाभियोग द्वारा, ऑप्शन सी। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो जो खाली लोकसभा गलत हो जाएगा, खाली राज्यसभा गलत हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, तो ये गलत। तो ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। 61A के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है उस संसद का कोई सदन लगाएगा, और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। और ऐसे अन्वेषण यानी जो जांच है में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यानी अगर जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति खुद वहां पर उपस्थित होकर या किसी व्यक्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि बिना पक्ष रखे किसी भी व्यक्ति को के विरुद्ध या किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी। और जब हटाने का प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति अपना वहां पे पक्ष रख सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो हमने देखा था कि ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद जो 39 है वो नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, और इसमें विभिन्न क्लोज के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो जो 39 एक डी है बहुत चर्चित, उसमें बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद जो 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। हमने नोट्स में पढ़ा था। और जो भी व्यक्ति क्लास देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से लगता है कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। तो अब हम उल्टा पढ़ते हैं कि लोकसभा स्पीकर को, तो ये गलत है। राज्यसभा को तो खाली राज्यसभा को नहीं, लोकसभा को तो खाली लोकसभा को नहीं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों को। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसे या किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हमने देखा था कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तो ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, तो ये भी गलत है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो ये भी गलत। जो ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चला रहे हैं के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं, तो महाभियोग का प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा रहा है तो कम से कम उसे पता तो होना चाहिए कि मेरे विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वो अपना पक्ष उसी तरीके से रखेगा। तो जो डेट है, जो दिन है, वो है 2 सप्ताह यानी 14 दिन। तो 14 दिन पहले उस व्यक्ति को सूचित करना होगा जो
राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कारण संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना, तो ध्यान रखिए 14 दिन की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी, दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4, तो कितना 1/4 प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं कैसे होता है। तो मान के चलिए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाना है, तो अनुच्छेद 61 के तहत अब जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव लाने से पहले हमें 14 दिन पहले उस व्यक्ति को सूचित करना होगा, लिखित सूचना सूचित करना होगा कि हम महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। सूचित करने के बाद जब प्रस्ताव मान के चलिए अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। यानी प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब, क्योंकि अगर कोई प्रस्ताव है तो वैसे ही थोड़ी लाया जाएगा, क्योंकि अगर अब राष्ट्रपति के विरुद्ध जो देश का प्रथम नागरिक कहते हैं उसे, तो फिर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हों। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के होने चाहिए, दोनों के नहीं, जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन की। उसके बाद 1/4 के जो हस्ताक्षर हो जाते हैं फिर वो सदन में प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव आने के बाद राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने अपने पद का अतिक्रमण किया है या संविधान का अतिक्रमण किया है, तो जो प्रस्ताव है उसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। तो जो जैसे राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा की जो कुल सदस्य की संख्या है उसका 2/3, और लोकसभा में आता है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या। तो जैसे अभी लोकसभा की कितनी है तो 550 है, 550 का अगर अपन 2/3 करें, 50 का 2/3 तो 3 एकम 3, 8 24, 3 53 इंटू 2 कर दो तो ऐसे 2/3 हो जाएगा। तो जो प्रस्ताव लाना है वो आसान बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि
ऐसा कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो यानी जब निर्वाचन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब महाभियोग लाया जाता है प्रस्ताव तब पार्टिसिपेट नहीं करता। तो लोकसभा तो ये गलत है, क्योंकि लोकसभा महाभियोग और निर्वाचन दोनों में करती है। यही स्थिति राज्यसभा की है। राज्यों की विधान परिषद है, तो राज्यों की जो विधान परिषद है वो निर्वाचन में ही भाग नहीं लेती, लेकिन जो राज्यों की विधानसभा है वो निर्वाचन में भाग लेती है। परंतु महाभियोग प्रस्ताव में इनकी भागीदारी करना जरूरी नहीं है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 बी के अनुसार राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ध्यातत्व है कि राज्यों की विधान परिषद है, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो हमने अभी देखा था अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है उसे हमें भरना होता है तो 6 माह में। तो 6 माह के अंदर हमें उस पद को भरना होता है। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन है वो पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी जब राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल समाप्त होता है उससे पहले ही निर्वाचन करा लिया जाता है। अनुच्छेद जो 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है अकस्मात या पद त्याग, जो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, अब फिर वो महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने के कारण हुई है, तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि पदासीन राष्ट्रपति की अवधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि निर्वाचन होने की तिथि से 6 माह के भीतर रिक्ति होने की, यानी पद जो कार्यकाल समाप्त होता है उससे 6 महीने के भीतर ही। अगला जो प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर संसद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, तो वो है 6 माह। हमने नोट्स में अच्छी तरीके से देखा था ये। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से तो अन्य कारण का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई राष्ट्रपति या मानसिक स्थिति खराब हो या फिर जैसे कोई कारण हो जाते हैं, जब राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी राष्ट्रपति की ना तो मृत्यु हुई है, ना त्यागपत्र दिया है, ना पदच्युत किया है, लेकिन वो अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे उसकी एज अधिक हो गई तो वो अपना रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो फिर वो कर्तव्यों को नहीं निभा सकता। तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। हाँ, इसमें एक कारण और जुड़ा जाएगा। जैसे कोई राष्ट्रपति 1 महीने 2 महीने के लिए कहीं विदेश यात्रा पे है, तो उस समय पद खाली
नहीं छोड़ा जा सकता, तो उस समय जो कार्य है उसका वो उपराष्ट्रपति करेगा, और वो 6 माह तक कर सकता है। यानी जो उपराष्ट्रपति 6 माह तक पद पर रह सकता है राष्ट्रपति के पर, उसके बाद या तो निर्वाचन कराना हो या फिर जो राष्ट्रपति है उसे अपना पद धारण करना होगा। तो अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या फिर अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन है वो रिक्त की जो तिथि है उसके 6 माह बीतने के बाद नहीं, बीतने के पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो हमने अभी बताया था कि उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो, तो प्रधानमंत्री नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। सॉरी। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है अगर रिक्त होता है तो उस पद का जो कार्यभार है उपराष्ट्रपति संभालेगा। संविधान का अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 65 है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 65 के अनुसार। तथा किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। अब ऐसा जो प्रावधान का है तो राष्ट्रपति के जो कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969, तो द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एक्ट 1960 जो 69 का अधिनियम है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो इनमें से एक कोई नहीं होते। अगला प्रश्न, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो हमने देखा था कि ऑप्शन सी भारत के प्रधान न्यायाधीश। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो प्रधानमंत्री गलत, लोकसभा का अध्यक्ष गलत, इनमें से कोई नहीं, तो वही रिपीट है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये ऑप्शन गलत है तीनों। कथन कह रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जो कथन है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे, संविधान ही सर्वोच्च है। और जो मुकदमा है वो नहीं चलाया जा सकता, तो इसमें स्पष्ट नहीं दिया है कि जो दीवानी मुकदमा या फौजदारी, इस वजह से स्टेटमेंट सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो हमने पहले देखा था कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
जो 53 है वो कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। तो 52 भारत का एक राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। परंतु संसदीय शासन की जो व्यवस्था है तो भारत में कैसी है, संसदीय शासन की व्यवस्था है के होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है मुख्यतः जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 361 एक के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए जो शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। अर्थात जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं और राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं तो उन्हें संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 361 के तहत और विधिक कार्रवाई से छूट होती है उन्हें। अनुच्छेद जो 361(2) है के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी जब राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं तो आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। परंतु अनुच्छेद जो 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा जो व्यक्तिगत हैसियत से यानी जो उन्होंने निजी तौर पर अगर कोई कार्य किया है तब उनके विरुद्ध अनुशोध का दावा करने वाली दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत हैसियत से कोई ऐसा कार्य किया है जो दीवानी मुकदमों के अंतर्गत आता है तो फिर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। विस्तृत लिखित सूचना या तो जेपुडेंट है तो उन्हें सूचना जरूर देनी होगी, कितने 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए 60 दिन पहले सूचना देनी होगी, कितना 60 दिन पहले, और जब महाभियोग बुलाया जाता है तो 14 दिन पहले बताना होगा। तो डेट आप जरूर ध्यान रखें या दिन जरूर ध्यान रखें। अतः प्रश्न सही नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए कारण भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर तो गलत है, लोकसभा की अनुशंसा पर। चलिए पहले और विकल्प देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, तो यह सही है क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है, उसी की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा की अनुशंसा पर नहीं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद जो 85(2) और जो बी या ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह जो शक्ति है अनुच्छेद 74(1) के अधीन है। तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो जो 2 शब्द हैं, एक है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में जो मुख्यतः महत्वपूर्ण पद हैं यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री, जैसे वित्त मंत्रालय का जो मंत्री है, गृह मंत्रालय का जो मंत्री है, तो जो मोस्ट जो डिपार्टमेंट है उनके तहत जो मंत्री आते हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। वहीं जो मंत्रिपरिषद है उसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर, यानी अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अगर लोकसभा को में अगर मंत्रिपरिषद को बहुमत नहीं होता है और उस समय राष्ट्रपति को अगर वो सलाह देती है तो फिर राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता है नहीं भी मान सकता। इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को
भंग कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर? तो चुनाव आयोग गलत, राज्यसभा गलत, भारत के मुख्य न्यायाधीश गलत, तो मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है किसके द्वारा आहूत यानी बुलाई जाएगी? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा। कितनी? अनुच्छेद 108 के तहत। तो ध्यान रखिए अनुच्छेद जो 108 है उसमें ज्वाइंट कमेंट बैठक की बात करिए, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तो उसकी अध्यक्षता की जाती है, संसद द्वारा भी नहीं, राज्यसभा के सभापति द्वारा नहीं। सभापति का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जो 108 है उसके तहत राष्ट्रपति बुलाएगा और अनुच्छेद 118 4 के अनुसार उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, किन कारणों से बुलाई जाती है, अभी हम देखेंगे। थोड़ा पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित अभी क्वेश्चन है, फिर मैं पूरा डीप में बता दूंगा आपको। अनुच्छेद 160 के तहत अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री गलत है, लोकसभा स्पीकर गलत है क्योंकि जो अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 4 के तहत। राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा गलत है क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति है। फिर गलत है, ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय। ध्यान रखिए एमपीपीएससी में जब 2020 में पेपर हुआ तो तुम्हें सीधा बहुत डीप में पूछ लिया था आशय, विवेक नहीं, निर्देश, यानी इसके लिए कोई निर्देश नहीं होता है, राष्ट्रपति की कोई सहमति नहीं होती है। आशय यानी वो प्रस्ताव भेजता है जब विधेयक को पारित कराना होता है तब। तो राष्ट्रपति का आशय, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखिए इंटेंशन, तो इंग्लिश में ध्यान रहेगा तो फिर वो हिंदी में कुछ भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन है, में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में प्रतिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय यानी इंटेंशन की सूचना यदि बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि बैठक में नहीं है तो अधिसूचना द्वारा देगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति का आशय, समाधान नहीं, अनुदेश नहीं, सहमति नहीं। रिपीट है एमपीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन। फिर भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सही कौन से हैं। तो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये सही है। अनुच्छेद जो 123 है उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है और प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो यह भी सही है। जब या तो लोकसभा का
आम निर्वाचन की जो प्रथम बैठक हो, उसके बाद आपने जो वित्तीय वर्ष का जो पहली बैठक होती है, उसमें संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति सीधे तौर पर चर्चा में भाग नहीं ले सकता। वो संसद का एक संगठक है, यानी संसद का भाग है, क्योंकि संसद लोकसभा राज्यसभा यानी लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 तो 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। तो जो अनुच्छेद 79 है वो संसद के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तथा वो संविधान के अनुच्छेद 123 1, 2, 3 ऐसे धारा के लिए 1, 2, 3 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। अध्यादेश का अभिप्राय यह है कि जब संसद का सदन संचालित नहीं है, उस समय अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जब कानून बनाना आवश्यक समझा जाता है, महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है उससे संबंधित। बाद में उसकी जो प्रक्रिया है वो उसे पारित करा लिया जाता है। तो जी आपवादिक परिस्थितियों के लिए अनुच्छेद 123 अध्यादेश। नीचे जो वक्तव्य दिए गए, एक कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो सही है। कारण क्या है कि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, यहाँ पे बिना होता है तो बिना कानून नहीं बन सकता, तो कारण भी सही है। तो जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन होता है। साथ ही जो अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की भी सही व्याख्या है। तो जो अनुच्छेद 111 है वो बताता है कि जब दोनों सदनों से पारित होकर कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है तो उस पर वो किसी भी विधेयक को सहमति या फिर वीटो जैसे निर्णय ले सकता है। वो विधेयक के ऊपर निर्भर करता है कि विधेयक सामान्य विधेयक है या फिर धर्म विधेयक है। तो अनुच्छेद जो 111 है विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में घोषित होना करता है तो गलत है। जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, नहीं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो खाली पारित नहीं, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, तो जो लैंग्वेज है उसकी, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रबंध है। जब एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो है
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अब एक क्या मामला था, देखते हैं कि पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में पेप्सी यानी जो पंजाब यानी ईस्टर्न का जो क्षेत्र था पहले, यानी जो पंजाब है उसे पहले पेप्सी के नाम से जाना जाता था, के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 1954 में जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ने आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। समझिए 1954 में जो पेप्सू था, जब वहां से जो विधेयक है वो पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष आया, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आतंतिक वीटो यानी उन्होंने उस विधेयक पर कोई सहमति नहीं दी और वो विधेयक अपने यहाँ पे रख लिया। जब 1986 में जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे ने भारतीय, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो का जो प्रयोग है 1954 में किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक दूसरी स्थिति को 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन यानी जो डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस है, उससे संबंधित संशोधन के लिए 1986 में संसद ने एक विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के समक्ष भेजा। तो राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो, पॉकेट का अर्थ है कि जेब में रख लेना, अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना। तो निश्चित काल के लिए पॉकेट का मतलब कि ना तो कोई सहमति देना ना बताना कि क्यों रखा है, रख लिया अंदर। आतंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाए, इसलिए विकल्प सही उत्तर है। तो पॉकेट वीटो में मंत्रिपरिषद की इच्छा की जरूरत नहीं होती है, वहां पर राष्ट्रपति की इच्छा होती है। और आतंतिक जो वीटो है उसमें मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होती है। ये निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था कि संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो वो पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह। बस 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है, न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है? तो हमने देखा था कि जो विधेयकों से संबंधित जो सहमति देने की जो शक्ति है, अधिकार है, वो अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद जो 108 है उसमें संयुक्त बैठक की बात करी गई है। अनुच्छेद जो 109 है वो धन विधेयक की बात करता है, और अनुच्छेद जो 63 है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। समझिए, मैं बताता हूं क्या है। तो अनुच्छेद जो 111 है वो 3 तरीके की बात करता है विधेयकों पर अनुमति देने की। पहली तो है कि अगर विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है तो वो अनुमति दे दे। तो अगर अनुमति दे दी तो फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा।
दूसरा है कि अगर जब विधेयक धन विधेयक नहीं है, यानी सामान्य विधेयक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि जो पारित करने की प्रक्रिया है या फिर विधेयक में कुछ गड़बड़ी है या फिर सही नहीं है उस समय, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। अब जो आतंत्रिक वीटो है, हमने ये बात देखी थी ना, आतंत्रिक वीटो, उसके तहत आतंत्रिक वीटो का अभिप्राय है कि पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजना। जब पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजता है, और अगर संसद जब भी दोनों सदन पारित करके द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है, फिर इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करेगा। एक तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर जब विधेयक धन विधेयक नहीं है, धन मनी बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति उसमें जे भी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब है कि उसे अपने यहाँ पर रख लेगा और उसके कोई कारण नहीं बताएगा क्यों रखा है, जैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। तो राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। ध्यान रखिए, या तो स्वीकृति देगा तो अधिनियम बन जाएगा, और स्वीकृति रोक लेगा तो फिर वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये भी है कि वो किस समय सीमा में स्वीकृति देगा, तो ऐसी कोई डेट निर्धारित नहीं है, जब उसका मन करे तब। अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को दोनों सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। आतंत्रिक वीटो, आतंत्रिक वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर सहमत नहीं है तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, एक बार, ऐसा नहीं है कि दोबारा लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार करवा सकता है उसमें। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर पारित कर दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति की समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोके, यानी फिर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है। अब एक संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, तो कौन विधायी शक्ति पूछ रहा है, तो अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति होती है। सत्र आहूत करना ये विधायी शक्ति नहीं है, सत्रावसान करना भी विधायी शक्ति नहीं है, और संसद की बैठक स्थगित करना तो ये विधायी शक्ति नहीं है। तो स्थगित जो संसद की बैठक है वो राष्ट्रपति नहीं करता, इसके बजाय लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति बैठक की अध्यक्ष को स्थगित कर सकता है। सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, और संसद सत्र भी जो आहूत है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो विधायी शक्ति नहीं है। तो विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रमशः सभापति या उपसभापति को, सभापति का मतलब जो अध्यक्षता सभापति कर रहा है, और उपसभापति का मतलब है कि जब अध्यक्षता उपसभापति कर रहा है, क्योंकि जब सभापति अनुपस्थित होता है तो उस समय जो अध्यक्षता है वो उपसभापति करता है। इसी तरह स्पीकर यानी जो अध्यक्ष है, और स्पीकर के न होने पर डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है, या अनुमति भी निर्धारित करता है, या विधेयकों को पुनर्विचार यानी जो आतंत्रिक वीटो है ना, वो पुनर्विचार सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को संसद के सदनों का सत्र आहूत करना यानी बुलाना, सत्रावसान करना यानी समाप्त करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में
12 सदस्यों को नाम निर्देशित या नॉमिनेट करना। तो ध्यान रखना 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है यानी मनोनीत करता है। अब कुछ प्रश्न ये है कि अभी दो तीन दिन पहले राष्ट्रपति ने 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। उनके नाम आप कमेंट में बताएं कौन कौन है। विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। तो अध्यादेश द्वारा जो विधायन का कार्य है सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, यानी सदन सत्र में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प डी, ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी उत्तर विकल्प डी को माना गया। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी देखो इसमें ई तक दी है। तो लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में। अब कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, तो उसकी ये स्वविवेकी शक्तियां नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रपति है उसको ही नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री या उसके लिए ही पत्र भेजेगा प्रधानमंत्री का जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना, तो यह स्वविवेकी शक्तियां नहीं है, क्योंकि संसद का जो अधिवेशन है वो मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की सलाह पर बुलाया जाता है। तीसरा है कि किसी विधेयकों या विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना यानी पुनर्विचार, आतंतिक वीटो। तो ये स्वविवेकी की शक्ति है क्योंकि इसमें वो खुद डिसीजन लेता है। अगला कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, तो ये भी गलत है क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला है कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति लेना या स्वीकृति देना, तो जो स्वीकृति है वो मंत्रिपरिषद की इच्छा पर ही देता है, तो ये भी गलत है। किसी विधेयक को रोक कर रखना यानी जेबी वीटो, तो जेबी वीटो सही है क्योंकि जो जेबी वीटो है उस पर जो निर्णय वो खुद लेता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने लिया था 1986 में। किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो अनुच्छेद जो 78 है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है, यानी समय समय पर जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करेगा, तो ये उसकी स्वविवेकी शक्ति है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये भी उसकी स्वविवेकी शक्ति है। तो एक बार और देखते हैं कौन सी स्वविवेकी शक्ति है। तो पहला है किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, जो अनुच्छेद 78 में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो जो पुनर्विचार का जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन से 1978 में जोड़ा गया था।
संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निश्चिताधिकार वीटो की शक्तियां प्राप्त है। तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 111 के तहत इनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। मुक्त का मतलब है उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है उसे। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना यानी निलंबन का जो निषेधाधिकार है, और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना यानी ये भी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की स्वयं की शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और अनुच्छेद 74 एक के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय राष्ट्रपति स्वविवेकी का प्रयोग करता है। ठीक है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123। यानी जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस समय जब 2002 में चुनावों की जो स्थिति के समय अध्यादेश जारी करने के लिए भेजा, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया था। तो मुख्यतः कह रहा है कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123। अब एक तो ये कि मैं इसको पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन इसे तो आप ही पढ़ लोगे। तो अनुच्छेद जो 123 है वो अध्यादेश की बात करता है। अनुच्छेद जो 356 है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल है 352 और राष्ट्रपति शासन 356 जो राज्यों में लगता है। वो अनुच्छेद जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद जो 200 है वो राज्यपाल की, जैसे राष्ट्रपति की 111 की जो विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति है, उसी तरीके से राज्यपाल की अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति है। और जो अनुच्छेद 360 में बताई दिया वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो प्रश्न ये है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? कमेंट के माध्यम से बताइए, बहुत डीप क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका जो प्रभाव है वो संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो अध्यादेश किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। मुख्यतः जो अध्यादेश है उसका अभिप्राय है कि अगर कोई विशेष ऐसी सिचुएशन परिस्थिति उत्पन्न होती है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, तो उस समय फिर उस परिस्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 130 के अंतर्गत किया गया है। और ध्यान रखना, जो अध्यादेश है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 रिपीटेड है। 200 में राज्यपालों को विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? 0 बार। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, यानी जो अध्यादेश है वो जारी कर दिया और उसके कुछ समय बाद संसद का जो सदन है, संसद की जो बैठक है वो होती है सदनों की, तो 6 सप्ताह के अंतर्गत हमें उसे सदन के समक्ष रखना हो। तो 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश है संसद के सत्र शुरू होने के बाद, ध्यान रखना, 6 सप्ताह के अंदर हमें अनुमोदित होना चाहिए, यानी 6 सप्ताह के अंतर्गत और अनुमोदित नहीं हुआ तो फिर वो निष्प्रभावी हो जाएगा, तो उसे पारित कराना आवश्यक होता है संसद से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वो विभिन्न आयोगों के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो पहला है वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो सही है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अब प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग जो अभी बना है उसका जो अध्यक्ष है कौन है। तो देखिए अरविंद पनगड़िया है कि आपको ये और है, कमेंट करके बताइए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति पीएम करता है। अब तो योजना आयोग नहीं रहा, लेकिन जब भी था तो समय कौन करता था, पीएम करता था। अब योजना आयोग की जगह पे कौन है, तो नीति आयोग है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो पीएम करता है। तो ये गलत हो गया, तो जो ऑप्शन गलत है, जो ऑप्शन गलत है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, तो ये सही है। तो ऑप्शन केवल 1 और 3। तो ध्यान रखिए जो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं उन्हें शपथ और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वहीं राज्यों में, क्योंकि संघ यूटी में मुख्यमंत्री करता है, सॉरी राष्ट्रपति करता है मुख्यमंत्री, लेकिन राज्यों में राज्यपाल करता है। एक ये डिफरेंस है, इसको जरूर ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद जो 239 डबल का 5 तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और अब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है और जम्मू कश्मीर में भी है, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ध्यान रखना जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब तक पद धारण करते हैं जब तक उन्हें, अगर वो जैसे लोकसभा में है, जैसे केंद्रीय स्तर पर, तो लोकसभा में बहुमत होना चाहिए और विधानसभा में तो विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। योजना आयोग जो अब नहीं रहा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि अभी वर्तमान में नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो भारत का महान्यायवादी, तो ये सही है। अनुच्छेद जो 76 है उसके तहत महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो जो सीएजी है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति भी ध्यान रखना, ये सब जो नियुक्ति हो रही है वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर हो रही है। अनुच्छेद 148, ठीक है, ये राज्य का राज्यपाल, तो उसकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। तो उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद
176 के अनुसार भारत की मानव आबादी, अनुच्छेद 147 के अनुसार नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक यानी सीएजी तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 76 भारत की मानव आबादी की बात करता है, अनुच्छेद जो 147 है वो सीएजी की बात करता है, और अनुच्छेद 155 में राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति हमने देखा था, अनुच्छेद 155। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो 324 में जो निर्वाचन आयोग है उनमें जो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 160 में जब राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो समय अनुच्छेद 160 में के तहत संविधान असाधारण परिस्थितियों में, यानी जो परिस्थितियां वो असाधारण होती है, उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। यानी या तो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देगा या फिर वो खुद उसके कार्यों को की देखरेख करेगा जिस भी राज्य में राज्यपाल नहीं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। अनुच्छेद 165 है वो राज्य में, जैसे केंद्र में जो अनुच्छेद 76 है मानव आबादी, उस तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है एक। तो अनुच्छेद 65 राज्य में महाधिवक्ता की बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो ये गलत है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो ये सही है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना पहले कि राज्यों में, लेकिन वही यूटी यूनियन टेरिटरी में फिर राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या दिया है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, कौन करता है? राज्यपाल। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तो ये सही है, तो रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, तो अनुच्छेद 352 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्यों के राज्यपाल को है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो परामर्श यानी जो राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति है वो हमें अनुच्छेद 143 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति समय समय पर विभिन्न विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मशवरा कर सकता है। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करता है।
मौलिक अधिकारों का भाग है, यानी फंडामेंटल जो राइट है उनका हिस्सा है। अनुच्छेद जो 132 है वो उच्चतम न्यायालय की जो अपील की जो अपील करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय में, उसकी बात करता है। अनुच्छेद जो 129 है वो उच्चतम न्यायालय की शक्ति की बात करता है। जब कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के जैसे कोई निर्णय है उसको नहीं मानता है, तब उच्चतम न्यायालय उसे दंड दे सकता है। तो उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 129 के तहत है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति धारा की सर्वोच्च न्यायालय ने जो अनुच्छेद 143 के तहत जो परामर्श दिया है उसे राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। यानी राष्ट्रपति पर उच्चतम न्यायालय की जो सलाह है वो बाध्य नहीं। तो सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, तो ये भी सही है। अनुच्छेद जो 356 है उसमें राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है। आपातकालीन शक्तियां जो 352 से लेकर 360 तक की जो शक्तियां हैं वो आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये कह रहा है कि बाध्य है, तो बाध्य नहीं है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की परंतु उस विषय पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। अब मैं बता दूं, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है अनुच्छेद 143 के तहत दो तरीके के परामर्श होते हैं। पहला, जो संवैधानिक विषय है, संविधान से जो संबंधित है, संविधान के जो पूर्व से संबंधित जो विषय हैं उन पर सलाह लेना। दूसरा है अन्य मुद्दों पर सलाह लेना। तो जो संविधान से संबंधित मुद्दे हैं उन पर राष्ट्रपति सलाह लेता है तो उच्चतम न्यायालय को सलाह देना बाध्य है। ठीक है, यानी देना होगा। लेकिन जो अन्य विषय हैं उन पर उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है। तो संवैधानिक विषयों पर सलाह देना होगा, अन्य विषयों पर सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन जो सलाह प्रदान की जाएगी राष्ट्रपति को, चाहे वो संवैधानिक विषयों पर चाहे अन्य विषयों पर, वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है। चाहे तो स्वीकार कर सकता है और चाहे वो स्वीकार नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति पर ये दोनों ही सलाह बाध्य नहीं है। परंतु जो संवैधानिक विषयों पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है वो सुप्रीम कोर्ट पर बाध्य है। ठीक है, यानी उसमें सलाह उसे देना होगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो अध्यादेशों का प्रख्यापन तो सही है। अनुच्छेद 130 के तहत 130 के तहत गलत हो जाता है, कारण ये कि पेंसिल नहीं है, हाथ से कर रहा हूं मैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, तो 143 के तहत भी है। संसद की दोनों सदनों को संदेश भेजना, अब वो क्या पड़ रहा है, शक्ति नहीं है। ठीक है। तो संदेश भेजना, संदेश वो मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भेजता है।
क्षमादान करना, तो क्षमादान करना अनुच्छेद जो 72 है उसके तहत क्षमादान कीजिए। तो ये तीनों शक्ति हैं, क्षमादान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना और अध्यादेशों का प्रख्यापन। ये शक्ति नहीं है, इसे सलाह पर करता है वो। तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। ध्यान रखना क्या अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 के में जो क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दतः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं। तो ध्यान रखना संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अधिकार है और ये तीनों शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे अनुच्छेद 72 के तहत, तो ये गलत है। आपातकाल की घोषणा करे अनुच्छेद 352 या 3 से 60 तक, तो ये भी गलत है। अध्यादेश जारी करे 123 के तहत, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ये गलत है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो संसद की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 के खंड जो 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार, तो ध्यान रखिए 2 कारण, एक तो साबित कदाचार, दूसरा है असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। मैं बताता हूँ क्या है पूरा मैटर। समझिए, जो अनुच्छेद 124(4) है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार देता है, किसको? संसद को। जैसे वर्तमान में यशवंत वर्मा का जो मुद्दा है वो हाईलाइटेड है, तो यह वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो हटाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 104 के तहत की जाती है। जब हटाने का प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, जब प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए बाद एक कमेटी गठित होती है 3 सदस्यों की, उसमें एक प्रतिष्ठित न्यायविदा होता है। 1968 में एक एक्ट बना था, उसमें हमने प्रावधान कर दिया है 1968 में कि उसमें 3 सदस्यों की एक समिति बनेगी। वो समिति जांच करेगी कि जो न्यायाधीश है उसने साबित कदाचार, हटाने के 2 आधार हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, अगर इन दोनों में से किसी कारण से भी न्यायाधीश दोषी होता है तब हटाने का प्रस्ताव सदन में आएगा। तो ध्यान रखिए सदन में आने से पहले कमेटी उस पर गहन पुनरीक्षण करती है, उसके बाद अगर उसने हटाने की सिफारिश करी है तब संसद के किसी भी सदन यानी प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या, क्या कुल सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा में 550 है, पहले 552 थी, अब 550 है, क्योंकि जो आंग्ल सदस्यों का जो मनोनयन था वो हटा दिया है। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत 550 का बहुमत कितना है, तो कितना, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 5 10, तो 2 से 75 प्लस 1, 2 से 76 सदस्य तो पहले ये चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अब यानी 2 से 76 सदस्य होंगे तभी बुलाया जाएगा कम से कम, तथा उपस्थित, अब 2 से 76 मान के चलिए कि 2 से 80 उपस्थित हैं। ठीक है, और
देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3। अब 280 में से मान के चलिए कि पांच पांच सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया, अब बचे 275। तो 275 में से 2/3 कितना, 275 का 275 का 2/3, ठीक है। तब जाके राष्ट्रपति के समक्ष और उसी सदन में, मतलब उसी सत्र में, जैसे जो संसद के 3 सत्र होते हैं कम से कम, तो कौन से सत्र में जो लाया जा रहा है उसी सत्र में पारित होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो ये प्रावधान है ना कि अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, तो ये कोरंडम पूरा करने के लिए, उसके बाद उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, तो दोनों में, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए चाहे वो राज्यसभा में, इसी तरीके से होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। कैसी है? न्यायिक शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। तो जो अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताता है। क्षमादान की जो शक्ति है वो विभिन्न प्रकार से है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर दंड दिया गया तो लघुकरण का मतलब है छोटा दंड देना। परिहार का मतलब होता है कि जो दंड है उसकी प्रकृति में बदलाव नहीं होगा। जैसे मान के चलिए किसी दंड को आजीवन है तो दंड में वो आजीवन नहीं रहेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसे कम किया जा सकता है या फिर विशेष परिस्थिति में उसे छूट दी जा सकती है। निलंबन का मतलब है कि उसे क्षमा कर दिया जाएगा। तो मैं बताता हूँ, जे अगला प्रश्न बता देगा ये पूरा दंड की जो शक्ति है। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो निरंतरता सम्मिलित नहीं है। तो एक तो क्षमा, लघुकरण, परिहार और प्रविलंबन, रोक वाला नहीं है और विराम वाला। तो देखिए क्या क्या शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, क्षमा का मतलब है कि जो दंड दिया गया है उससे पूरी तरीके से वो, यानी जो दंड है वो हट जाता है। और उसका प्रविलंबन, विराम, विराम का मतलब होता है कि रोक लगा देना। परिहार और अथवा दंडादेश के करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल है, ठीक है। इसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल को होती है, तो राज्यपाल भी अपनी क्षमता की शक्ति का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो वास्तविक और लोकप्रिय। तो ध्यान रखिए ये दोनों नहीं, क्योंकि जो प्राधिकार है वो पीएम को है। वास्तविक और लोकप्रिय हमारे यहाँ पे कौन है? पीएम है। औपचारिक, इंस्टीट्यूलर और विधिक, तो यह सही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो कैसा होता है? औपचारिक प्रधान होता है। राजनीतिक और नामात्र, तो राजनीतिक और नामात्र भी नहीं है। संवैधानिक और नामात्र, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति औपचारिक और विधिक होता है और संवैधानिक और नामात्र होता है। ऑप्शन डी 2 और 4। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त जो प्राधिकार हैं, औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और
नाम मात्र हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो जब विभिन्न आयोग जो अपनी रिपोर्ट देते हैं तो उन्हें संसद के समक्ष रखवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को होती है। लेकिन कौन से की, तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को तो सही है। जो वित्त आयोग सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति के समक्ष करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। लोक सेवा लेखा जो समिति के प्रतिवेदन को तो नहीं, तो वो लोक लेखा जो समिति है उसका जो गठन है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट सीधे लोकसभा अध्यक्ष को करती है। तो ये गलत हो गया, सॉरी, दूसरा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को तो ये सही है, सीजीबी रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को तो पहला, तीसरा और चौथा। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, तो जो संघीय वित्त आयोग है उसका प्रावधान 280 में, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है कितना, तो 338 में, ठीक है, की स्थापना नियंत्रक मालिका और नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति कितने में, तो 148 में द्वारा की जाती है। जबकि लोक लेखा जो समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। तो जो लोकसभा समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद तो जो 281 है उसके तहत तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश देता है। अनुच्छेद 151 एक के तहत सीएजी देता है और अनुच्छेद 338 6 के तहत अनुसूचित जाति आयोग के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है, ठीक है। इस तरह होलिस्टिक अप्रोच हो तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो पहले ध्यान रखिए संवैधानिक विशेषाधिकार पूछ रहा है, ठीक है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो मैंने आपको बताया था कि जो मनी बिल है उसे वो पुनर्विचार के लिए नहीं वापस कर सकता, साधारण विधेयक को कर सकता है। तो इस तरह तीसरा लोकसभा को भंग करना, ये तो करता ही है, प्रधानमंत्री नियुक्ति करता ये भी करता है। तो जो वित्तीय विधेयक है उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत खंड 1 के उपखंड ख से संबंध से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्निर्वाचन हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित या प्रस्तावित किए जा सकते हैं। समझिए वो क्या कह रहा है। तो जो मनी बिल है वो पहली बात तो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, यानी प्रस्तुत शुरुआत में लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। दूसरा, जब मनी बिल जो मनी बिल है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, यानी जब प्रस्तुत लाया जा रहा है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है पहले। तो जब राष्ट्रपति पहले ही सहमति देता है या सहमति दे चुका है तो फिर वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि जब कोई मुद्दा उसकी सहमति से या कोई बिल
उसकी सहमति से आ रहा है, तो फिर पुनर्विचार का लौटाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। हाँ, उस पर वो सहमति नहीं दे सकता, अपने पास रख सकता है उसे, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसको है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, वैसा जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। तो जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जातियों से संबंधित है। पहला है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी भाग को समाप्त यानी जब घोषित किया जा सकता है, विस्तारित भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। तीसरा है राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अनुसूचित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है बढ़ाया जाएगा, लेकिन परामर्श किसका होगा? राज्यपाल का। ठीक है, अब है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो जो तैयार करता है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन डी। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है कब देता है? जब वित्तीय वर्ष का जो प्रथम बैठक होती है उसमें जो ज्वाइंट बैठक के सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति, उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है किसमें? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। थोड़ा आज वीडियो बड़ी होगी क्योंकि इसमें अभी और क्वेश्चन रह गए, शायद 117 118 ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो सभी को पता है ये बिहार से थे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निवास स्थान था वो बिहार थे। उनका जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ध्यान रखिए कब तक? तो 62 तक। तो अभी तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला एक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 अवधि के लिए भी एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक, ठीक है, 1950 से 52 तक, 52 से 57 तक, 57 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1952 एवं 57 में क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी यानी वेंकट जो राष्ट्रपति थे वेंकट गिरी। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका जो क्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठवा है। ठीक है, कार्यकाल के अनुसार छठवा, क्योंकि 3 कार्यकाल तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ले लिए थे। फिर चौथा जो कार्यकाल है वो डॉक्टर राधाकृष्णन ने ले लिया था। 5वां जो कार्यकाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ले लिया था और छठवां जो कार्यकाल है वो बीबी गिरी को मिला था। अगला है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं वो नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति। तो चलिए जो अगला प्रश्न है, एक सेकंड।
के सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी थे। तो एकमात्र जो एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति, उनके कार्यकाल की जो अवधि है 1977 से 82 थी। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र जो उदाहरण है वो नीलम संजीव रेड्डी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे हमें सही जोड़ी मिलानी है। तो जो फखरुद्दीन अली अहमद है, उनका जो कार्यकाल है वो 1977 से 82 के गलत है, तो ये गलत हो गया। 1974 से 77 तक। एन संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है वो अभी देखा था हमने, 1977 से 82। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उनका 1967 से 1969 तक, और जो बीबी गिरी है वो 1969 से 1974 तक। तो इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ऐसे देख लेते हैं हम कि 1900 पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, 1969 से 74 तक बीबी गिरी, 74 के बाद जो आते हैं वो फखरुद्दीन अली अहमद 77 तक, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारतीय उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? वो कहना चाह रहा है कि जब राष्ट्रपति बना था तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं था? तो नीलम संजीव रेड्डी जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, वो ऐसे राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। तो जो आर वेंकट रमण है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर एस राधाकृष्ण, तीनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने हैं। तो पूछ लेता है कभी कि वो कौन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधाकृष्ण और जाकिर हुसैन और डॉक्टर आर वेंकट रमण, ये तीनों। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया है, आर वेंकट रमण और डॉक्टर जाकिर हुसैन। यूपीपीएससी 2022 का प्रश्न है। ठीक है। तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। तो रिपीटेड ज्यादा होते हैं इसमें। अगला के निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। यूपीआरओ में 2021 में आया, तो नीलम संजीव रेड्डी। तो ध्यान रखना, ऐसे राष्ट्रपति हैं जो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध है, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और तीसरा क्या है, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे। ठीक है। नीलम जो संजीव रेड्डी है 2 अवधि 67 से 69, 77 के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 77 से 22 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर जो राधाकृष्ण है वो दार्शनिक राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक जो कार्यकाल है उनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो जो बीबी गिरी है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे। एन संजीव रेड्डी जो अभी देखा था, निर्विरोध एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, जिनका जो कार्यकाल है
1969 से 74 के ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। थोड़ी लंबी वीडियो है, और धैर्य बनाकर रखें, बस 4-5 कुछ प्रश्न और हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आप जानते भी होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें, तो व्यक्ति के अनुसार जिनका जो कार्यकाल है वो 11वें थे। 2002 से 2007 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGM-DP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो अभी तक जो एकमात्र न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो जस्टिस AM हिदायतुल्लाह थे। तो जस्टिस AM हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला है कि निम्न में से कौन असंगत है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रहे थे, राधाकृष्ण भी राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है वो PM पर रहे थे। तो ये तीनों से अलग है। तो दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत है, क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्नगत अन्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? तो ये पुराना है, 2015, 2008 में 2 बार पूछ लिया, तो 12वां। तो भारत की जो पहली राष्ट्रपति जो महिला है वो प्रतिभा पाटिल थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका जो क्रम है वो 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ध्यान रखिए, व्यक्ति के अनुसार 12वां और कार्यकाल के अनुसार 14वां। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? तो इनमें कोई नहीं। जुलाई 2022 में संपन्न भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की जो पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष यानी यूनाइटेड अपोजिशन द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। तो पूछ सकता है कि वो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है विपक्ष में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। ठीक है। इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार, जबकि कार्यकाल अनुसार उनका जो क्रम है 17वां है। उल्लेखनीय है कि प्रश्न में 15वीं राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न जो राष्ट्रपति चुनाव है वस्तुतः तो 16वां था। ठीक है। तो 16 राष्ट्रपति था। व्यक्ति के अनुसार 15वीं थी और कार्यकाल अनुसार 17वीं। ठीक है। 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो प्रत्याशी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थी। कौन थी? तो मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्न में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। 13 मई 1962 से
12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो बीबी गिरी थे। तो राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की। तो ध्यान रखना, किसके समय दूसरे चरण की जो मतगणना है वो की गई थी, तो वो बीबी गिरी के समय ही की गई थी। ठीक है, जब उनको क्वोरम प्राप्त नहीं हुआ था जो निर्धारित था। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस द्वारा। तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। तो ध्यान रखना, एडविन लुटियन थे। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय ऑफ आवास यानी वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास यानी गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो इस तरह राष्ट्रपति से संबंधित जो नोट्स हैं और जो प्रश्न हैं वो पूरी तरह खत्म होते हैं। और अब किसी भी एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी अगर सवाल पूछता है तो आपसे वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लगभग 117 प्रश्न, जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं उतने प्रश्न हमने कर लिए और व्याख्या सहित। तो एक प्रश्न में से 4 प्रश्न होते हैं, और जब आपको अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो एक बार और आप दोबारा देख लीजिए, तो पूरी तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं। कल जो अगली क्लास आएगी उसमें उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। तो ठीक है, धन्यवाद।